आज तक दार्शनिक मिस्टिक्स हजारों साल से ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तकरीबन 100 साल पहले इस पर साइंटिफिक तरीके से प्रयास शुरू हुए। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ने एक पैंडोरास बॉक्स खोल दिया। हमने देखा कि फादर जॉर्जियस लेमेट्रा ने पहली बार एक पुरातन अंडे प्राइमेवल एटम की बात की और फैलती हुई कायनात का कॉन्सेप्ट दिया। जॉर्ज गैमोव ने ब्रह्मांड की शुरुआत में हुई एक गूंज की भविष्यवाणी की। इन विचारों का जन्म अब तक मैथमेटिक्स की कोख से हुआ था। अब जरूरत थी फिजिकल प्रमाण की, जिसे पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख सके, और इसकी नींव डाली हमारी आज की कहानी के नायक ने। अपने बचपन के दिनों में हब्बल को देख लोगों की यही कल्पना होती कि ये एक महान खिलाड़ी बनने वाला है। ये एक जबरदस्त फुटबॉल, बास्केटबॉल और बेसबॉल खिलाड़ी था। साथ साथ ये एक धमाकेदार एथलीट भी था। लेकिन कायनात अपनी कहानी सुनाने के लिए उसमें एक हीरो ढूंढ रही थी। हब्बल को बचपन से ही एस्ट्रोनॉमी का नशा था, लेकिन उसके पिता को ये बात मंजूर नहीं थी। मरने से थोड़े पहले उसके पिता ने हब्बल से वादा लिया कि वो अपने इच्छा के विपरीत लॉ पढ़े। पिता से किए हुए वादे को पूरा करने के लिए हब्बल पहले शिकागो और बाद में ऑक्सफोर्ड चला गया। अब वकालत में तो इसका ज्यादा मन लगना नहीं था। वो कभी बच्चों को फुटबॉल सिखाता, कभी बास्केटबॉल सिखाता और कभी स्पेनिश सिखाता। ध्यान अब भी इसका अपने पुराने शौक एस्ट्रोनॉमी पर ही था। इस बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया और हब्बल अमेरिका के फौज में भर्ती हो गया। युद्ध खत्म होने के बाद हब्बल पूरी तरह से अपने पुराने शौक एस्ट्रोनॉमी में कूद पड़ा। किस्मत हब्बल को कैलिफोर्निया के माउंट विल्सन में स्थित उस जमाने के सबसे बड़े टेलीस्कोप के पास ले गई। जिस दौरान जॉर्जियस लेमेट्रा ने फैलते हुए ब्रह्मांड की बात की थी, उसी दौरान हब्बल ने टेलीस्कोप से एक अजीब सी बात गौर की। उसने देखा जो दूर के तारामंडल थे वो हमसे और दूर जा रहे थे, और उनकी दूरी जितनी ज्यादा थी उनकी गति भी उतनी ही ज्यादा थी। ये स्थिति हम देख सकते हैं इस तस्वीर में। जो नजदीक के मोती हैं वो एक दूसरे से दूर तो जा रहे हैं, लेकिन जो दूर वाले मोती हैं वो एक दूसरे से तेज गति से दूर जा रहे हैं। ये बात बस एक चीज की तरफ इशारा कर रही थी कि कायनात सचमुच में फैल रही थी। फिर भी इस दौरान हब्बल के पास इतने अच्छे टेलीस्कोप्स नहीं थे कि वो एक मजबूत दावा पेश कर सके अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। उस दौरान जो बड़े साइंटिस्ट थे उनका यही मानना था कि दुनिया एक स्थिर चीज है, इसका ना कोई आदि है ना कोई अंत। इसे स्टेडी स्टेट थ्योरी कहा गया। इसी स्टेडी स्टेट थ्योरी में गहरा विश्वास करने वाला एक शख्स था फ्रेड हॉयल। ये एक बड़ा फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर था। साथ साथ इसकी मार्केटिंग स्किल्स भी बड़ी गजब की थी। ये रेडियो पे आता और दनदनाते हुए अपनी थ्योरीज रखता और दूसरों की थ्योरी को बड़ी बेरहमी से खारिज करता। ऐसा है कि इसने लेमेट्रा के फैलते हुए ब्रह्मांड का मजाक उड़ाने के लिए इसका नाम बिग बैंग थ्योरी रखा, और कुदरत का करिश्मा कि यह नाम हिट हो गया। हम आज भी इस थ्योरी को बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। इस समय तक कोई भी थ्योरी सिद्ध नहीं हो पाई थी, लेकिन जॉर्ज गैमोव और फ्रेड हॉयल के बीच बड़े झगड़े हुए। गैमोव उससे ऐसे सवाल पूछता जिसका जवाब हॉयल के पास नहीं होता।
समय ऐसे ही बीतता गया और ये बात 1948 तक पहुंच गई। इस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि द्रोणाचार्य को अर्जुन मिल गया, या ऐसा कहें कि गैमोव को राल्फ ऑल्फर नाम का एक स्टूडेंट मिल गया। ये एक जोरदार मैथमेटिशियन था। इन दोनों ने मिलकर एक भविष्यवाणी की। इन्होंने कहा कि करोड़ों सालों पहले हुई ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी बिग बैंग की गूंज आज भी कहीं होगी। भले ही इसकी शक्ल सूरत बदल गई हो, लेकिन अगर ढूंढा जाए तो ये मिल जाएगी। कई सालों तक इसको ढूंढने का प्रयास चलता रहा। जो लोग इसे ढूंढ रहे थे उनमें एक था रॉबर्ट डिकी और उनके कुछ स्टूडेंट्स। उनके पास जो मशीन्स थी वो इतनी सेंसिटिव नहीं थी कि इसे ढूंढा जा सके। और इसी बीच एक मजेदार घटना ये घटी कि दो इंजीनियर्स पेंजियास और विल्सन, जो बेल लैब्स के लिए काम कर रहे थे, इन्होंने अपनी कंपनी के काम के लिए एक बहुत बड़ा एंटीना बनाया था। ये एंटीना उस हिसाब से काम नहीं कर रहा था जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसमें एक अजीब सी नॉइज, घरघराहट या झरझराहट की आवाज आ रही थी। इन्हें लगा कि ये दूर न्यूयॉर्क शहर से आवाज आ रही है। उन्होंने इसे न्यूयॉर्क की दिशा से घुमा के एक दूसरी दिशा में कर दिया। आवाज फिर भी आ रही थी। इसके बाद इन्होंने पूरे एंटीने की सफाई की। इन्होंने देखा कि अंदर कबूतर और उनकी कुछ गंदगी है। उन्हें अपनी घरघराहट का कारण मिल गया। उन्होंने इस एंटीने को पूरी तरह से साफ किया। जब फिर से उन्होंने उसे चेक किया तो देखा कि आवाज अभी भी आ रही थी। इन्होंने हर चीज कर ली, सारी कोशिशें कर ली। जिस तरफ भी एंटीना को घुमाते आवाज उस तरफ से ही आती। इस आवाज ने इन्हें पागल सा कर दिया था। ऐसा लग रहा था मानो कायनात हर दिशा से चीख चीख कर आवाज दे रही हो। क्या थी ये आवाज? ये वही आवाज थी जिसे 20 साल पहले गैमोव ने प्रेडिक्ट किया था। ये वही आवाज थी जिसे रॉबर्ट डिकी और उसके स्टूडेंट्स ढूंढ रहे थे। और बदकिस्मती से ये आवाज उन्हें मिली जिनको इसका कोई आइडिया नहीं था। और करिश्मा ये कि इसके लिए पेंजियास और विल्सन को नोबेल प्राइज दिया गया और बेचारे गैमोव, अल्फर और रॉबर्ट डिकी हाथ मलते रह गए। ये आवाज हमारी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसने बिग बैंग थ्योरी को सही साबित कर दिया और स्टेडी स्टेट थ्योरी रातों रात अपने कब्र तक पहुंच गई। अब लोग बिग बैंग थ्योरी को मानने के लिए मजबूर थे। साइंस का काम रुकना नहीं है। साइंस कभी कंप्लीट नहीं होता है। ये अपने आप को और सुधारने की कोशिश करता है। चीजें अभी और है जिन्हें हम नहीं समझते हैं, लेकिन वो चीजें जिन्हें हम नहीं समझते हैं वो हमेशा से रही हैं। जब हम एक सवाल को ढूंढने की कोशिश करते हैं तब 10 और सवाल खड़े हो जाते हैं और इनको सुलझाने में हम नए वेल्थ को अनलॉक करते हैं। यही है साइंस की ब्यूटी। ये कोशिश चलती रहे ताकि हम अपने समाज को और समृद्ध बनाते रहें। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक एक ऐसा समय था जब ब्रह्मांड अकल्पनीय, छोटा और उतना ही गर्म था। उस दौरान जो भी था उसका तापमान यूनिफॉर्म था, मतलब बराबर था। तापमान यानी टेम्परेचर है क्या? ये एक तरह से पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। जब बिग बैंग हुआ पहले तो केवल रेडिएशंस यानी एक तरह से रोशनी थी। फिर जैसे जैसे ये फैलता चला गया तापमान कम होता गया और उसके बाद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बने। लेकिन तापमान अभी भी इतना ज्यादा था कि ये जुड़ नहीं पाते, मतलब ये आयोनाइज्ड स्टेट में थे और रोशनी बाहर नहीं निकल सकती थी। 3,80,000 साल के बाद यूनिवर्स इतना फैल चुका था, अब तापमान इतना गिर गया कि जो प्रोटॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन्स को
आपस में पकड़ने लगे और एटम यानी अणु का निर्माण हुआ और एक झटके से जो रोशनी अब तक कैद थी अब आजाद हो गई। इसको कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। ये वही ध्वनि है जिसे गैमोव ने प्रेडिक्ट किया था। ये वही ध्वनि है जो पेंजियास और विल्सन को ना चाहते हुए भी मिल गई थी। इन बातों को और प्रमाणित करने के लिए नासा ने इसके बाद एक पर एक बड़े सैटेलाइट्स भेजे। इनमें पहला था कोब, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड एक्सपीडिशन। इसके हेड थे जॉर्ज स्मूट और जॉन मैथर। 5 साल काम करने के बाद कोब ने अपने रिजल्ट्स नासा को भेजे, जो कि एक डिटेल्ड थर्मल मैप था। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये उस समय का माइनर टेम्परेचर डिफरेंस है, लेकिन आज हम देखते हैं उन्हीं रिंकल्स ने हूबहू आज की डेट में गैलेक्सीज का रूप ले लिया है। किसी भी थ्योरी को प्रूव करने के लिए इससे बड़ा प्रूफ मिलना मुश्किल था। ये रिजल्ट्स इतने बड़े थे कि इसके लिए जॉर्ज स्मूट और जॉन माथर को नोबेल प्राइज दिया गया। ये खबर देने के लिए जॉर्ज स्मूट को आधी रात में फोन किया गया। पहले तो वो गुस्से से भड़क गए, लेकिन जब बाद में उन्हें पता चला कि उन्हें नोबेल प्राइज दिया जा रहा है तो वो बड़े खुश हुए। एक मजेदार घटना ये है कि बर्कले के पार्किंग लॉट में कुछ पार्किंग रिजर्व्ड हैं नोबेल लॉरेट्स के लिए। अब अगले दिन जॉर्ज स्मूट गए और उन्होंने अपनी गाड़ी सीधी वहां पार्क कर दी। इसके लिए उन्हें जुर्माना भरना पड़ा क्योंकि अब तक नोबेल प्राइज उन्हें ऑफिशियली नहीं दिया गया था। वैसे तो ये कहानी मजेदार है, लेकिन इसमें एक व्यंग छुपा हुआ है। अमेरिका के एक एक यूनिवर्सिटी में ऐसे पार्किंग लॉट है जहां नोबेल लॉरेट्स अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, और हमारे यहाँ 130 करोड़ की जनता और 100 साल के इतिहास के बाद कितने नोबेल लॉरेट्स हैं? 8, 9, 10? ये बात बहुत टीस पहुंचाती है। हमारे यहाँ 10वीं कक्षा तक साइंस अनिवार्य है। उसके बाद बच्चों का एक हुजूम आईआईटी या किसी और कॉलेज में एडमिशन के लिए दौड़ पड़ता है। सच को समझने की जो थोड़ी बहुत भूख उनमें बाकी होती है वो कॉलेज और एजुकेशन सिस्टम के बोझ तले दम तोड़ देता है। क्या यही काफ़ी है कि किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए या किसी ठीक ठाक कंपनी में नौकरी मिल जाए, या हम भी ये सपना देखें कि हमारे यहाँ भी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बने जहाँ नोबेल लॉरेट्स अपनी गाड़ी पार्क करें? इसका यही एक रास्ता है। हम कल्पना करें एक ऐसी दुनिया जहाँ हम माँ बाप को खुश करने के लिए पढ़ना छोड़ दें। हम परीक्षा में सादे पन्ने छोड़ के आएँ। पढ़ाई अगले दिन से शुरू हो। पढ़ने का एकमात्र मकसद होना चाहिए अपने आसपास की दुनिया को समझना, चीजों को और गहराई से समझना। बिग बैंग के बाद हमने देखा कि ब्रह्मांड में केवल रेडिएशंस यानी किरणें थी। ब्रह्मांड बड़ी तेजी से फैल रहा था और तापमान अभी भी बहुत ज्यादा था। ये दौर था जब बहुत ज्यादा एनर्जेटिक किरणें, जिन्हें हम गामा रेज कहते हैं, ये एक दूसरे से टकराती और पार्टिकल और एंटी पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन को जन्म देती। अगर प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज्ड है तो एंटी प्रोटॉन नेगेटिव चार्ज्ड है। उल्टे चार्ज होने के कारण ये एक दूसरे के करीब आते और एक विस्फोट के साथ वापस किरणों में बदल जाते। ये घटनाक्रम अगले कुछ सेकंड्स तक चलता रहा, लेकिन कुछ रहस्यमयी कारणों की वजह से एंटी मैटर की गिनती मैटर से कम होने लगी और केवल प्रोटॉन रह गए और एंटी प्रोटॉन कम होते चले गए। ये आज की फिजिक्स का सबसे बड़ा रहस्य है और ये चैलेंज कर रहा है हमारे आज के उन बच्चों को जो इस कहानी को देख रहे हैं और इसे सुलझाने की ठान लें। अगर कुछ निश्चित है तो उस लड़के या लड़की को अगला नोबेल प्राइज मिलना। अब अगले कुछ क्षणों में जहां केवल किरणें थी, अब प्रोटॉन, जिसे हम हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, वो भर गया और एक दूसरे से टकरा के 2 हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगे और समय बीतता हुआ
बिग बैंग के बाद 3 मिनट तक पहुंच गया। ब्रह्मांड जिस तेजी से फैल रहा था उसी तेजी से तापमान भी नीचे आ रहा था और 3 मिनट के अंत में ये इतना कम हो गया कि अब केवल हाइड्रोजन, हीलियम और बहुत थोड़ा 3 प्रोटॉन वाला लिथियम रह गया। गौर करने वाली बात ये है कि अब तक वो एलिमेंट्स यानी वो तत्व जिनसे मिलके हमारा शरीर बना है, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, अभी ये अस्तित्व में नहीं आ पाए हैं। अब तक ब्रह्मांड में केवल हाइड्रोजन और हीलियम के बादल हैं। समय बीतता गया और रिकॉम्बिनेशन के बाद रोशनी आजाद हुई। शुरुआत में जो गैस के बादल थे ये बिल्कुल समान तरीके से फैले हुए थे, लेकिन इनमें कहीं कहीं थोड़ी सी असमानताएं थी। ये शायद कायनात की सबसे खूबसूरत गलती थी और इसके कारण अब गुरुत्वाकर्षण ने अपना रोल अदा किया और ये गैस एक दूसरे के करीब आने लगी। ये एक दूसरे के करीब आते जाते और एक दूसरे से टकराते जाते। एक दूसरे से टकराने के कारण जो न्यूक्लियर रिएक्शन होते गए उसकी वजह से दूसरे एलिमेंट्स बनने लगे और इस तरह तारों का निर्माण शुरू हुआ और बिल्कुल एक समान यूनिवर्स की तरफ से हम तारों और तारामंडलों के एक स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ने लगे। अपने पूरे जीवन भर ये तारे अपना ईंधन जलाकर नई धातुएं बनाते हैं और साथ साथ रोशनी के रूप में एनर्जी को बाहर फेंकते हैं। अब हम बिग बैंग से करोड़ों साल बाद तक पहुंच चुके हैं, लेकिन हम चीज़ों को और गहराई से समझना चाहते हैं। हम उन बेसिक फिजिक्स को समझना चाहते हैं जो चीज़ों के सही नेचर को समझाता है। किताबों, क्लासरूम और परीक्षा के बाहर कहीं ज्ञान हमारा इंतज़ार कर रहा है। ये हमारा हक है। यहाँ पर हमें रैल्फ अल्फर की उस वाक्य को दोहराने की ज़रूरत है जो उन्होंने 1980 में अपने बेटे से कही थी। साइंस पढ़ने का मकसद किसी और की शाबाशी या शोहरत मत रखना। तुम्हारा असली पुरस्कार तुम्हारे अंदर से आने वाली संतुष्टि है। साइंस का बड़ा हिस्सा ये है कि अगर हम अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखें, जूम करके देखें, तो ये कैसी दिखेगी। हम एक कदम पीछे हट के देखेंगे कि दुनिया में पहली बार मास यानी द्रव्यमान कहां से आया। हम उस चीज को समझेंगे जिसे गॉड पार्टिकल कहते हैं। हम उन मुल्कों की कहानी देखेंगे जिन्होंने हजारों साल जंग की पर साथ मिलकर इस इल्यूसिव गॉड पार्टिकल को ढूंढ निकाला। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी इस कहानी में कई संगीन मसले हैं, क्योंकि प्रमाण बड़े थे लेकिन सवाल और भी बड़ा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति।